हेलो स्टूडेंट, तो देखिए आज हम हाजिर हैं केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ जो हमारा केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर से है। ठीक है, क्योंकि दूसरे चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक दो ही पूछे जाते हैं, वहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हम कुछ बात कर लेते हैं इस वीडियो में, और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देख लेंगे और बाकी जो बचेगा वो हम किसी दिन और अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो जो अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं तीनों। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक समपरासी विलयन, प्रतिपरासरण और मूल अंश या मोल प्रभाज। देखिए शब्दों से समझ में आ जाएगा आपको। समपरासी, ठीक है, ये अर्धपारगम में झिल्ली है। ठीक है, झिल्ली। अब सुनो, देखो होता क्या है। समपरासी सम्मान है समान, परासी परासरण। ठीक है, एक मतलब दो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब दोनों कैसे हों, परासरण दाब कैसे हों, परासरण दाब समान। ठीक है, दो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो समपरासी विलयन कहलाते हैं। जैसे मैं अगर मैं बात करूं तो देखो समपरासी विलयन में क्या हो, और देखो एक और इसकी स्पेशलिटी होती है। अर्धपारगम में झिल्ली के एक तरफ हम एक विलयन रख दें और दूसरी तरफ दूसरा विलयन, और दोनों अगर समपरासी विलयन होंगे तो वो अर्धपारगम में झिल्ली से होकर विचलित नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ जाएंगे नहीं अगर वो समपरासी हैं तो। और यहाँ हम परिभाषा लिख सकते हैं, समपरासी विलयन के परासरण दाब समान होते हैं, या वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासी विलयन कहलाते हैं, या फिर वे दो विलयन जो अर्धपारगम में झिल्ली से होकर आर पार नहीं जाते हैं समपरासी विलयन कहलाते हैं। अब देखो जैसे में क्या होता है, आरबीसी और 0.16 मोलर नमक का विलयन हो। ठीक है, तो ये जो दोनों विलयन हैं ये कैसे हैं, ये एक दूसरे के समपरासी हैं। अगर आरबीसी और 0.16 मोलर नमक के विलयन को एक अर्धपारगम में झिल्ली के रख दोगे आप, तो ये दोनों एक दूसरे के आर पार नहीं जाएंगे, ये हमारा समपरासी विलयन हो गया। इसके बाद हम प्रतिपरासरण देखते हैं। देखो प्रतिपरासरण में होता क्या है, एक अर्धपारगम में झिल्ली है। ठीक है, एक तरफ अधिक सांद्रता वाला विलयन रख देंगे हम, एक तरफ कम सांद्रता वाला। तो देखो विलयन के अवयवी कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, अधिक से कम की ओर जाना प्रतिपरासरण कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। विलयन के कणों का, विलयन के अवयवी कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना प्रतिपरासरण कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश। अब देखो मोल प्रभाज या मोल अंश में क्या होता है, एक हमारा विलयन है। अब विलयन विलेय और विलायक से बना है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ विलयन के जो मूल है, इसमें विलयन है तो इसके भी मूल होंगे, और विलायक है तो विलायक के भी मूल होंगे। ठीक है, अगर मैं विलेय का मूल प्रभाज लिखूँ यहाँ, मूल प्रभाज, तो वो मुझे क्या लिखना होगा, इधर में लिखूँगा विलेय के मूल, विलेय के मूल, और बट्टे में लिखूँगा विलयन के कुल मूल, कुल मूल। और अगर मुझे विलायक का लिखना है, विलायक का मूल प्रभाज या मूल अंश, तो मैं इधर लिखूंगा विलायक का यानी विलायक के मूल, और बट्टे में वही बात लिखी जाएगी विलयन के कुल मूल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मूल प्रभाज उस घटक विशेष के मूलों की संख्या तथा विलयन में कुल मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जो मूल प्रभाज है किसी घटक का, वो उस विलयन में उपस्थित घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात के
बराबर मोल प्रभाज होता है, ठीक है। अगर मैं इसका नॉर्मल तरीके से सूत्र लिखूं देखो तो क्या बन जाएगा। अब अगर मैं लिखूं विलेय का मोल प्रभाज तो मैं लिख देता हूं एक्स ए, या इसको काई ए बोल लो, ठीक है। और विलायक का मोल प्रभाज इसको लिख देता हूं मैं एक्स बी या काई बी। अगर मैं ये कहूं विलेय के मोल हैं एन ए है, ठीक है, और विलायक के मोल मैं लिख दूं यहाँ एन बी हैं, तो देखो इसका सूत्र क्या बन जाएगा। इसका सूत्र बन जाएगा इधर विलेय के मोल कितने हैं एन ए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा एन ए अपॉन बिलियन के कुल मोल, बिलियन में कुल मोल तो ये दोनों हो गए एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही यहाँ लिख दो विलायक के, अगर विलायक की बात चलिए तो विलायक के मोल एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यानी कहने का मतलब ये है, ये वाला जो सूत्र बन गया हमारा, ये बन गया एक्स ए या काई ए का, और ये वाला जो सूत्र बन गया वो बन गया हमारा एक्स बी या काई बी का। ये हमारे दो सूत्र बन गए। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, इन दोनों का जो योग होता है ये हमको याद रखना होगा कि एक्स ए और एक्स बी, इन दोनों का जो योग होता है वो सदैव कितना होता है, एक होता है। एक्स ए और एक्स बी का योग सदैव कितना होता है, एक। मैं आपको एक बार दोबारा इसको रिपीट करता हूं। मूल प्रभाज अगर हमें विलेय का निकालना है तो ऊपर विलेय के मूल आ जाएंगे, ठीक है, और अगर विलायक का निकालना है तो ऊपर विलायक के मूल आ जाएंगे। बट्टे में जितने मूल होंगे वो पूरे रहेंगे, ठीक है। अब संप्रासी देख लिया हमने, प्रतिपराशर देख लिया, मूलंश या मूल प्रभाज ये देख लिया हमने। अब देखो मूलंश और मूल प्रभाज से संबंधित पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो उससे संबंधित मैं आपको यहाँ दो क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे, एक करवाऊंगा और एक आप अपने आप कर लेना, दोनों एक जैसे होंगे। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, आप ये उतारिए और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो देखिए दो क्वेश्चन हैं। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है भारानुसार 20% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल प्रभाजन की गणना कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को भी हम अगर इसी के हिसाब से पढ़ना चाहें तो इसका मतलब ये है भारानुसार 20% एथिलीन ग्लाइकोल के जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोनों सेम सवाल हैं, एक मैं करता हूं और एक आप अपने आप करना, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या इसमें। अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करना शुरू करूं तो कोई जो बिलियन है 20% तो उसमें द्रव्यमान इसका है, तो मैं लिख देता हूं बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान में मान लेता हूं ये 100 ग्राम है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं उसमें एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान, ठीक है, का द्रव्यमान। अब नॉर्मल है कि 20% है, तो 100 में तो 20% मतलब 20 ग्राम हो गया, ठीक है। अब यदि मैं एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान मैंने निकाल लिया, ठीक। अब इसमें अगर मैं जल का शेष जो रह गया वो जल है, जल का द्रव्यमान, तो यहाँ से जल का द्रव्यमान हमारा आ जाएगा 80 ग्राम। तो 20 ग्राम क्या है हमारा एथिलीन ग्लाइकोल और 80 ग्राम क्या है, जल है, ठीक है। अब अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना तो यहाँ एथिलीन ग्लाइकोल और जल दोनों के मोलों की गणना करनी होगी, क्योंकि मोलों की गणना किए बिना हमें इस सवाल को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ लिखना है हमें मोल, और मोल क्या होता है, ग्राम में भार जो दिया हो और उसमें भाग लगा देंगे अणुभार का। ये हमारा सूत्र है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूं ग्राम में भार तो दोनों के पता है हमको, एक का 20 ग्राम है, एक का 80 ग्राम, लेकिन अणुभार नहीं पता है हमें। तो पहले मैं लिखता हूं एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार, यानी C2H6 और O2 का अणुभार। तो इसका अणुभार आ जाएगा हमारा, देखो 2 कार्बन का भार होता है प्लस 6 हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस 2 ऑक्सीजन का कितना होता है 16। जब इस सबकी कैलकुलेशन करके हम करेंगे तो इसका आ जाएगा 62, ठीक है। अब
H2O का भी लिख लेते हैं, H2O का अणुभार। तो H2O का जो अणुभार है हमारा, तो देखो 2 H का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, H2O हो गया 18। पहले हम निकालेंगे विलेय के मोल, विलेय के मोल। विलेय के मोल का मतलब क्या है, Na निकालेंगे। ग्राम में भार, तो विलेय की बात चल रही है। विलेय क्या है हमारा, एथिलीन, हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल हमारा विलेय है, और जल जो है वो क्या है हमारा, ये विलायक है। ठीक है, ये क्या है, विलायक, और ये है हमारा विलेय। तो देखो Na 20 ग्राम है, इस वाले सूत्र की सहायता से हम लिखेंगे तो 20 ग्राम। अब इसका जो अणुभार है वो हमने ये निकाला है, इसका अणुभार आया हमारा 62/62। ठीक है, अब यहाँ मैं लिखूंगा विलायक का, विलायक के मूल, तो N भी आ जाएगा। विलायक है हमारा जल, जल का ग्राम में भार कितना है, 80। अणुभार कितना निकाला है हमने, 18। ठीक है, दोनों आ गए। मोल प्रभाव हमको निकालना है एथिलीन ग्लाइकॉल का, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज। ठीक है, अब देखो जिसका पूछेगा उसी का सूत्र लगा देंगे हम, और अधिकतर एक चीज फिक्स है कि विलेय का पूछता है, विलायक का नहीं। ठीक है, अब विलेय का पूछता है तो ऊपर वाला सूत्र विलेय का है XA, जिसमें A लगा है वो XA या काई A। ठीक है, सूत्र लगा दो अपना यही, तो देखो ये आ जाएगा इधर XA बराबर Na/Na प्लस B, यहाँ से निकल आएगा। तो देखो XA, अब देखो Na की वैल्यू कितनी है, Na की वैल्यू हमने ये लिखी है। ठीक है, इसका समीकरण है, ये समीकरण 2। Na की वैल्यू 20/62, 20/62, और बट्टे Na की वैल्यू फिर से 20/62, और प्लस Nb की वैल्यू 20/62, ओके, 80/18। XA ऊपर तो 20/62 सीधा लिखा रहने देंगे। इन दोनों का जब लासा लेंगे हम नीचे तो आ जाएगा 558 आ जाएगा। अब अगर 62 का भाग करें हम 558 में तो 9 बार जाएगा, और 9 का गुणा कर देंगे 20 में तो कितना आ जाएगा, 180, प्लस 18 का अगर 558 भाग देंगे तो 31 बार जाएगा, और 31 का गुणा अगर 80 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2480। यहाँ से हमारा XA बराबर आ गया 20/62 अपॉन ऊपर दोनों का जोड़ के हो गया 2660, और बट्टे 558। ठीक है, ये मिटा देता हूँ सूत्र में। यहाँ से आ जाएगा XA 20/62 और गुणा 558 ऊपर चले जाएंगे अपॉन 2660। 62 से अगर 558 को काटोगे आप यहाँ तो 62 से 558 कट जाएंगे 9 बार। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। कुल मिला के हमारा XA बराबर आ गया 9/133। दशमलव लगाओगे जीरो बढ़ जाएगा, भाग टू बिंदी एक और जीरो। अब 900 में 133 का अगर आप भाग करोगे तो आ जाएगा 67। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारे मूल हैं, ये हमारे मूल हैं। ठीक है, अब देखो ये जो मूल होता है ये दोनों हमने सवाल में लगा लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी के जैसा सेम ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल आपको सॉल्व करके और कमेंट में आप इसका आंसर पोस्ट करना, फिर मैं बताऊंगा किस किस का आंसर सही है और किस किस का आंसर गलत है। इस सवाल को आप अपने आप करेंगे, सेम ऐसा ही सवाल है। एक बार बता देता हूँ, यहाँ 100 ग्राम ही माना जाएगा। इसमें लिखेंगे ग्लिसरॉल तो 25 ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे इधर 75 ग्राम बचेगा। बाद में यहाँ ग्लिसरॉल का अड़वार निकाल लेंगे, सूत्र के हिसाब से निकल आएगा। ऐसे ही जल का तो इतना ही रहेगा, बाकी आप बाद में कैलकुलेशन करके इसका आंसर करेंगे। ठीक है, और कमेंट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।